Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we have discussed about the somatic hybridization, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी दो सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवा के एक ऐसा हाइब्रिड सेल बना लेंगे जो हमें एक ऐसा हाइब्रिड प्लांट देगा जिसके अंदर डिजायर्ड क्वालिटीज होगी जैसे कि हमें चाहिए, प्लस वो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हमें मिलेगा, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमें मिलेगा। हमने ये सब देखा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या रहेगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस नाम से ही हमें पता चल रहा है बेटा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम किसे कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके जीन्स को हमने मॉडिफाई करा है। ठीक है, यानी हमने उसके जीन्स में कुछ ऐसे जीन ऐड करा है जिसके कारण उसके जो फीचर्स है वो और भी ज्यादा मॉडिफाई हो गए हैं। तो नाम से ही हम बेसिकली आइडिया लगा लेंगे कि कोई हमें कहेगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो हम कह देंगे ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को हमने क्या कर चुके हैं? मॉडिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो हम कुछ प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियल सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स लेते हैं जिनके जीन्स को हम मैन्युपुलेट कर देंगे। ठीक है ना, किसकी मदद से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, जिसके कारण जो हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर जो भी चाहिए होते हैं वो उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब हम क्या बोल लेते हैं जेनेटिकली इसमें? प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड bacterial cell whose genes are altered by मैनिपुलेशन। ठीक है, जिसके जीन को हम क्या कर देंगे? ऑल्टर कर देंगे मैनिपुलेशन के थ्रू। उसको अपन क्या कह देंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, इसको सबसे पहला जो था वो हमारा किसने बनाया था? ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था वो बेसिकली हमारे बनाया था किसने? एक तो हमारे कॉर्न स्ट्रेन थे। ठीक है ना, इसी के साथ हमारे कौन थे? हर्बर्ट बॉयर। तो हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कॉर्न ने जो था सबसे पहला एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया था जो एंटीबायोटिक कैनामाइसिन के लिए क्या था? रेजिस्टेंट था। इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से वो सब चीजें बनाई थी। तो हम क्या कह सकते हैं? जीएमओ was first made by, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कॉर्न बाय मेकिंग इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। ठीक है, उन्होंने कैसा बैक्टीरिया बनाया था? इंजीनियर्ड बैक्टीरिया who became resistant for antibiotic kanamycin using recombinant DNA technology। recombinant DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट हमारे थे, हर्बर्ट बॉयर, स्टैनले कॉर्न, जिन्होंने क्या करा? एक ऐसा बैक्टीरिया हमें बना के दिया, एक ऐसा इंजीनियर बैक्टीरिया हमें बना के दिया जो किसके लिए रेजिस्टेंट था? हमारे कैनामाइसिन एंटीबायोटिक्स के लिए। किसकी मदद से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमने जो था क्या क्या टेक्निक्स यूज करी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए। ठीक है, कि हमारी कौन कौन सी ऐसी चीजें थी, कौन कौन से स्टेप्स थे जो हम लोगों ने फॉलो करे ताकि हमारा ऑर्गेनिज्म कैसा बन जाए? जेनेटिकली
मॉडिफाई। तो ये तो हम पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है। तो हाउ टू मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो हमारा हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम क्या करेंगे, डिजायर्ड जीन को किसी दूसरे डीएनए के अंदर आइसोलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस जीन को निकाल के जिस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ट्रेट हमें देखना है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या कर देंगे, उस इंसर्ट कर देंगे। तो पहला जो स्टेप होगा रिकॉम में, हम कैसे बनाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, तो पहला हो जाएगा जेनेटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अंदर हमने क्या देखा, वी इंसर्ट फॉरेन जीन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यही सब हम करते आ रहे थे ना, कोई भी अगर हमें जीन चाहिए होता था। अब हमने जब वो कर दिया, उसके बाद हमारी कौन सी स्टेप फॉलो होगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम क्या देख रहे थे कि हमने पर्टिकुलर एक रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना दिया था, हमने डीएनए लाइगेज की मदद से उसको क्या कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था, जिसके कारण हमारे पास एक ऐसा जीन आ चुका था जिसके अंदर डिजायर कैरेक्टर आ चुके थे। हम उसको पर्टिकुलर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब जो हमारी लास्ट स्टेप फॉलो होती है वो होती है क्लोनिंग, कि ठीक है हमें वैसा प्रोडक्ट मिल गया, हमें वैसा ऑर्गेनिज्म मिल गया, अब मुझे वैसे ही डिजायर्ड और भी प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दूंगी, दैट मींस मैं उसकी क्या कर दूंगी, क्लोनिंग कर दूंगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या एडवांटेज है इनके, कि हम ये सब कर तो रहे हैं, तो इसका कोई मतलब भी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या फिर बस हम इधर का जीन निकाल के इधर डाल रहे हैं, इधर का जीन निकाल के इधर डाल रहे हैं। तो हम कुछ एडवांटेज देखेंगे इसके। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं एडवांटेज में कि ये कैसे होता है, डिजीज रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। ये कैसे होंगे, इनके भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, इनके पास खुद का सब कुछ होता है, इनको बाहर से हमें कोई केमिकल स्प्रे वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस, या क्या है अपन एडवांटेज कह देते हैं, ठीक है, एडवांटेज। तो सबसे पहला एडवांटेज हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये क्या होता है, इंक्रीज यील्ड। इंक्रीज यील्ड मतलब अपन क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन हो रही है उसको अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अपन कोई बीज ऐसा ला रहे हैं जो क्या बोलते हैं, किसी सेम पीस ऑफ लैंड पे अपन उसको ग्रो कर रहे हैं, और किसी डिजीज के कारण या किसी भी कमी के कारण वो जो पैदावार है हमारी क्रॉप की, जो फसल है हमारी, वो अच्छी नहीं हो रही है, बहुत ही खराब हो रही है, मतलब जितना हमें एक्सपेक्ट था उतनी भी नहीं हो रही है। तो आजकल जीएमओ से ऐसे सीड्स बनाए गए हैं जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फूड क्रॉप को जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सकते हैं उसी लैंड के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, इंक्रीज यील्ड, जिसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, ग्रोइंग मोर फूड क्रॉप to the same पीस ऑफ लैंड, ठीक है। उस सेम पीस ऑफ लैंड पे अपन क्या कर सकते हैं, फूड क्रॉप जो है वो लार्ज अमाउंट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ हमने क्या देखा, वो जो हमारी क्रॉप होती है वो कैसी होती है, पेस्ट रेजिस्टेंट होती है। मतलब हम इसके अंदर एक एग्जांपल देख सकते हैं हमारा, जैसे बीटी कॉटन, ये अपन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में कि बैसिलस thuringiensis क्या होता है, बीटी टॉक्सिन क्या होता है, ठीक है। तो बीटी कॉटन में हम क्या देखते हैं कि एक ऐसा इंसेक्टिसाइड पर्टिकुलर जो इस पे इंसेक्ट्स अटैक करने वाला है या कुछ भी है, ये खुद का इंसेक्टिसाइड खुद रिलीज कर देगा, बाहर से किसी केमिकल स्प्रे की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्रॉप्स होती है जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते हैं वो कैसी होती है, पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, उसको कोई भी पेस्ट इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो अपन क्या बोल सकते हैं, बीटी कॉटन के लिए, इट रिलीज इट्स ऑल इंसेक्टिसाइड, ठीक है। ये क्या करती है, खुद का इंसेक्टिसाइड रिलीज करती है
नो नीड ऑफ आउटर केमिकल स्प्रे टू रेजिस्ट इट विथ पेस्ट। ठीक है, किसी बाहर से किसी केमिकल स्प्रे की हमें जरूरत नहीं है। इसी साथ में ये जो प्लांट होते हैं वो अबायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। इट इज रेजिस्टेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, मतलब इन प्लांट्स पे कोल्ड का हो गया, हमारे ड्रॉट का हो गया, हीट का हो गया, इन सब का जो होता है वो इतना कोई असर नहीं पड़ता है। ये क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। 3 पॉइंट हमने क्या देखे, एक तो इसमें पैदावार बढ़ जाएगी, पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे, इसी के साथ ये अबायोटिक स्ट्रेस के लिए भी रेजिस्टेंट होते हैं। और क्या इसके एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं, इसी के साथ हम कह सकते हैं जो हमारा फॉर्म जो भी क्रॉप्स वगैरह करते हैं हमें कई बार काफी ज्यादा लॉस देखने को मिल जाता है। किसी भी कारण से अपन कह सकते हैं कि वो बीज सही से काम नहीं करा, पानी हमें सही से नहीं मिला, या ऐसा माहौल हमें नहीं मिला, बारिश नहीं हुई, जो भी चीजें होती है इंसेक्ट उसको अटैक कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं चौथा पॉइंट हो जाएगा इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ठीक है, जो हमारा बाद में जो भी लॉस हो रहा था क्रॉप के अंदर, जितना भी हमारा घाटा हो रहा था, उन सबको रिकवर कर देगा, मतलब इसमें हमारे लॉस के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी होते हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट यानी ऐसी कुछ हर्बिसाइड जो इसकी ग्रोथ को, इसकी चीजों को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, इसको ग्रो करने से रोकते हैं, उनके लिए भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इनका जो होता है हर्बिसाइड का उस पर्टिकुलर प्लांट पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसी के साथ में और क्या एडवांटेज देख सकती हूँ इसका, हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है। इट इंक्रीज द अपटेक ऑफ मिनरल एफिशिएंसी बाय प्लांट। ठीक है, ये क्या करता है कि प्लांट जो है ज्यादा से ज्यादा मिनरल जो है वो ले सके, अपटेक कर सके, तो उस प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है ना, उसको इंक्रीज कर देता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी को गिरने से रोकता है। ठीक है, तो प्रिवेंट फ्रॉम सॉइल इरोजन। ठीक है, ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, अगला जो होगा हमारा, और क्या इसका एडवांटेज हमें देखने को मिलता है, ये क्या होता है, एनरिच्ड न्यूट्रिएंट क्वालिटी। ठीक है, एनरिच क्या देता है, ऐसे हमें देते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, एनरिच्ड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। ठीक है, अब जो हमारी क्रॉप उग गई है ना, इसके क्या होगा, कई सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होंगे, हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है हम वैसे ही उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके अंदर हमें ऐसी क्रॉप मिले जिसके अंदर उस जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की भरमार पूरी प्रेजेंस है। ठीक है, वहां पे उसकी कोई भी डेफिशिएंसी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो जो ऐसे फूड होते हैं इसमें क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंक्रीज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल हमारा आ जाता है गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस, इस पे क्वेश्चन कई बार उठता है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस अपन देखेंगे, ये विटामिन ए रिच जो होते हैं, काफी होते हैं। तो गोल्डन राइस जो होते हैं वो क्या होता है, विटामिन ए एनरिच होते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन। तो ये क्या करते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर विटामिन काफी ज्यादा है। तो ये पूछ लेते हैं कि विटामिन ए जो राइस है वो कौन से विटामिन में रिच होते हैं, तो हम कह देंगे विटामिन ए। इसी के साथ इसमें क्या मिलता है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, इसी के साथ और क्या एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं, ये क्या करता है हमारा, हम इसमें मेडिसिन वगैरह में भी काफी ज्यादा काम में आता है। इसी के साथ इसके साथ कई सारे वैक्सीन बनाए जाते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज यूज्ड टू मेक मैनी मेडिसिन। ठीक है, उसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन ये बनाते हैं जिसके अंदर अपन क्या देखते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं। ठीक है,
और हम क्या कह सकते हैं, वैक्सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो होगा, जीएमओस जो होंगे वो हमारे किस में काम में आ रहे हैं, मेडिसिन के बनाने में भी काम में आ रहे हैं। इसी के साथ अपन क्या देखते हैं मेडिसिन के अंदर, कि हमने इंसुलिन के इंजेक्शन इंसुलिन के लिए बनाया ना मेडिसिन का जो भी आया, तो एफडीए जो था, इसने फूड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है हमारी एफडीए, ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला जो था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पहली चीज बनी थी वो इंसुलिन को अप्रूव करा है, ठीक है। तो बेसिकली अपन से नॉर्मली पूछ लेते हैं तो अपन किसका एग्जांपल देंगे, ऐसे बैक्टीरिया जो अपन ने फर्स्ट पढ़ा था जो कैनामाइसिन के लिए रेजिस्टेंट था, लेकिन अपन भूल दिए कि एफडीए के अकॉर्डिंग जो था कौन सा जीएमओ जो है वो सबसे पहला कंसिडर किया गया है, तो हम क्या कह देंगे, इंसुलिन। इसी के साथ हम आगे क्या देखते हैं, इट इज यूज्ड इन रिसर्च एरियाज, ठीक है, ये क्या आता है, कई सारे रिसर्च एरियाज में भी काम में आता है। तो ये था हमारा पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।